BBC उर्दू के प्रोग्राम सैरबीन में खुशामदीद। हमारे लंदन स्टूडियो से मैं हूं आलिया नाज़की। लीबिया में कर्नल क़ज़्ज़ाफ़ी की हुकूमत के खात्मे के 4 साल बाद भी मुल्क तशद्दुद का शिकार है। देखिए मुल्क की मुश्किलात की एक तस्वीर। एप्पल ने कारोबार की दुनिया में मुनाफों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए पिछले साल के आखिरी 3 माह में $18 अरब कमाए। और बरसगीर के सबसे बड़े अदाकार अमिताभ बच्चन इंडिया और पाकिस्तान में सकाफती तबादलों की अहमियत पर क्या कहते हैं। देखिएगा अमिताभ बच्चन की BBC उर्दू से खुसूसी बातचीत। एंटरटेनमेंट है, संगीत है, खेल कूद के मैदान है, इन सब में हमें हिल मिल करके रहना चाहिए। यही जो है आगे चल करके बढ़ावा देते हैं। सन 2011 में कर्नल क़ज़्ज़ाफ़ी की हुकूमत ख़त्म हो गई, लेकिन लीबिया तब से अदम इस्तेहकाम और तशद्दुद में फंसा हुआ है। हाल ही में एक हमले में तराबलिस के एक लग्जरी होटल में मुसल्लह अफराद ने धावा बोल दिया और 9 अफराद को हलाक कर दिया, जिनमें 5 गैर मुल्की भी शामिल थे। कर्नल क़ज़्ज़ाफ़ी की हुकूमत ख़त्म होने के 4 साल बाद BBC के नामानिगार इयन पैनल ने जब तराबलिस का सफ़र किया तो उन्हें शिद्दत पसंदों के हाथों में जकड़ा हुआ एक मुल्क मिला। उनकी रिपोर्ट पेश कर रहे हैं राजा जुल्फ़िकार अली। कर्नल क़ज़्ज़ाफ़ी ने एक एक गली और एक एक घर से अपने दुश्मनों को ख़त्म करने का अज़्म किया था। लीबिया के आमिर को हलाक हुए 4 साल हो गए हैं और तराबलस की सड़कों पर जिंदगी बज़ाहिर मामूल पर है, लेकिन आज भी कई लोग शक और खौफ के साए में रह रहे हैं। ज़रा इसे तो देखिए, यह कबाड़ खाना कभी तराबलस इंटरनेशनल एयरपोर्ट हुआ करता था, लेकिन इनकलाब के नाम निहाद सरपरस्तों के दरमियान दुश्मनी ने इस जगह को मैदान जंग बना दिया। जब लड़ाई खत्म हुई तो तराबलस में 2 हुकूमतें और पार्लियामेंट्स थीं, जिनके अपने अपने हामी जंगजू गिरोह थे। ज़्यादातर ये जंगें मकामी झगड़े हैं, जिनका मकसद ज़मीन, ट्रांसपोर्ट और सबसे अहम तेल है। लेकिन इस अदम इस्तेहकाम से शिद्दत पसंदों को कामयाबी हासिल हुई है। ये लोग तराबलस की हरीफ हुकूमत के हामी हैं और इनके रहनुमा अफगानिस्तान की जंग में एक साबिक फौजी थे, जिनके ग्रुप के अलकायदा के साथ राब्ते थे, लेकिन बैनुल-अक़वामी सतह पर इन्हें दहशतगर्द कहा जाता है। हम शरीयत नाफज करना चाहते हैं और एक इस्लामी रियासत कायम करना चाहते हैं। हम अपने मजहब, लोगों और ज़मीन का दिफा कर रहे हैं। हम दहशतगर्द नहीं हैं। लेकिन बज़ौर ताकत कानून नाफिज करने वाले इन जंगजुओं से कई लोग खौफज़दा हैं। ये अपने आप को इत्तदाल पसंद कहते हैं और मनशियात फरोशों, शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों और चोरों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इनके तर्जुमान कहते हैं कि ये शिद्दत पसंद नहीं हैं और दौलत इस्लामिया के साथ ताल्लुक नहीं रखते, और ये भी कि ये सिर्फ पुलिस की मदद कर रहे हैं। लेकिन किस कीमत पर? हमें एनजारा जेल में रसाई मिली, जहां तकरीबन 700 कैदी रहते हैं और इन कैदियों के जराइम में सियासी जराइम भी शामिल हैं। मैं यहाँ इसलिए कैद हूँ क्योंकि मैं इनकलाब के ख़िलाफ़ था और क़ज़्ज़ाफ़ी की हिमायत करता था। यहाँ आज़ादी राय नहीं है और आपसे बात करने के बाद भी खुदा जाने मेरे साथ क्या होगा। इख्तिलाफ की आवाज़ एक बार फिर लीबिया में खामोश की जा रही है और एक बार फिर शोहदा चौक में तराबलस के हुक्मरानों की ताकत दिखाई जा रही है। लीबिया का इनकलाब अभी किसी रुख नहीं बैठा और जितना ये तवील होता जाएगा उतना ही ये मुल्क को मजीद तशद्दुद और अफरा तफरी में घसीटता जाएगा, और जिन लोगों ने अपने मुस्तकबिल के लिए नारे लगाए और गीत गाए थे, उनके ख्वाब अधूरे रह जाएंगे। ईएन पैनल की रिपोर्ट। आइए अब देखते हैं इस बारे में हमारे सोशल मीडिया सफ़ात पर क्या कहा जा रहा है। मोहम्मद हारून खारियां से लिखते हैं, जब तक मुसलमान इत्तेहाद से नहीं रहते और दूसरे मुल्कों को अपने मसाइल में दखलंदाजी से रोकते नहीं, तब तक मुस्लिम दुनिया में अमन मुश्किल है। नासिर खान पेशावर से लिखते हैं, जब तक लोगों की जहनीत को तब्दील नहीं किया जाता, उन्हें तालीम नहीं दी जाती
अमन नहीं हो सकता। मोहम्मद लाहौर से लिखते हैं, जब सबको बराबर का इंसाफ मिलेगा तब ही अमन आएगा। और अब्दुल कबीर रावलाकोट से लिखते हैं, अगर अमेरिका और यूरोपीय यूनियन इन मुल्कों को उनके हाल पर छोड़ दे तो शायद कोई बेहतरी आने की उम्मीद है। आइए अब पाकिस्तान चलते हैं, जहां सूबे बलूचिस्तान में आज बल्दियाती इंतखाबात का तीसरा और हतमी मरहला मुकम्मल हो गया है, जिसमें हुक्मरान इत्तेहाद पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, नेशनल पार्टी और मुस्लिम लीग नून को बरतरी हासिल है। बलूचिस्तान वाहिद सूबा है जहां मुंतखब बल्दियाती इदारे फाल हो गए हैं। इन इदारों के लिए अब क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, देखिए क्वेटा से रियाज सुहेल की रिपोर्ट। सर्दी हो या गर्मी, घर में पानी लाने की जिम्मेदारी हबीबुर रहमान की होती है। स्कूल से वापसी के बाद उन्हें दिन में 2 बार ये चक्कर लगाने पड़ते हैं। पानी तकरीबन हमारे घर में ये 3 सालों से नहीं आ रहे हैं। बोलते हैं हम माँ बना लेंगे। कई बार पैसे जमा किए लेकिन कोई वो नहीं निकलती। लोग यहाँ बहुत ज़्यादा होते हैं, अगर हम थोड़ी देर से हैं तो यहाँ फिर पानी हम नहीं ले जा सकते। कचरे के ढेर, उबलते गटर और टूटी हुई सड़कें, कोयटा की अक्सर गलियों की यही कहानी है। बलूचिस्तान में आज बल्दियाती इंतखाबात का तीसरा और हतमी मरहला मुकम्मल हो गया है। कोयटा समेत 30 ज़िला में 10,000 से ज़ायद काउंसलरों ने मेयर, डिप्टी मेयर, ज़िला चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का इंतखाब किया। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर दिसंबर 2013 में इन काउंसलरों का इंतखाब किया गया था। तकरीबन 1 साल के बाद ये काउंसलर बल्दियाती इदारों के सरबराहों का चुनाव कर रहे हैं। इस पूरे अमल में 1350 से ज़ायद काउंसलरों की नशिस्तें खाली रह गई हैं। डॉक्टर कलीमुल्लाह काकड़ ने पार्टी के कहने पर प्रैक्टिस छोड़ दी है। वो समझते हैं कि कोयटा की नब्ज पर भी उनका हाथ है। अमन जो है सबसे पहले प्रॉब्लम तो अमन के, अगर जो डायरेक्ट बल्दिया के मेयर के नीचे नहीं आते उसके लिए इंटीरियर मिनिस्टर और दूसरे इदारे भी है, लेकिन चूँकि हम भी इसके साथ कंसर्न होते हैं तो इस पर ज़्यादा तवज्जो देंगे। लोगों ने पहली बार बल्दियाती इंतखाबात में सियासी बुनियादों पर वोट दिए। बुनियादी हुक्मरानी के इस निज़ाम से क्या पसमानदा बलूचिस्तान के दीगर शहरों में भी तरक्की मुमकिन है? पावर्स को डिवॉल्व कर दिया जाए, उनको कह दिया जाए एक डिस्ट्रिक्ट को, हमने आपको ये पैसे दे दिए, अभी आप खुद अपनी मर्जी के मुताबिक, आपके लोग चाहते क्या हैं, इम्पोर्टेंस किसको देते हैं, रोड को देते हैं, बिजली को देते हैं, स्कूल को देते हैं, हेल्थ सेंटर को देते हैं, किस चीज़ को सबसे बड़ा, क्योंकि हमारे पास तो इतने पैसे नहीं हैं कि वो इतने पैसे उनको दे दें कि तमाम मामला तो ठीक करें। हुक्मरान इत्तेहाद ने बल्दियाती इदारों में अक्सरियत से कामयाबी हासिल की है, जिसके बाद ये इम्कान है कि यहाँ टकराव नहीं होगा, जिस तरह दीगर सूबों में नजर आता है। रियाज सुहेल, BBC न्यूज़, कोयटा। आइए अब एक नज़र दीगर अहम मौज़ूआत पर डालते हैं। अमरीकी टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल ने निजी कंपनियों की तारीख में सबसे ज़्यादा मुनाफा कमाने का रिकॉर्ड बनाया है। एप्पल के मुताबिक सन 2014 की आखिरी सहमाही में कंपनी ने आईफोन की फ़रोख्त से $18 अरब का मुनाफा कमाया। एक सहमाही में इतना मुनाफा किसी और कंपनी ने कभी नहीं कमाया। तफसील के साथ फराज हाशमी। इंतहाई बारीक लेकिन लंबी स्क्रीन वाले आईफोन 6 और 6 प्लस मॉडल्स गुज़िश्ता साल सितंबर में अपने इजरा के बाद से अब तक गैर मामूली तौर पर कामयाब रहे हैं। ग्राहकों की इसमें दिलचस्पी अब भी कंपनी के लिए रिकॉर्ड सेल का बायस है, जिसके इसका मुनाफा आसमान को छू रहा है। एप्पल ने गुज़िश्ता साल के आखिरी 3 महीनों में 7 करोड़ 45 लाख आईफोन्स फरोख्त किए और इस तिमाही में कंपनी का मुनाफा 11 अरब 80 करोड़ पाउंड तक पहुंच गया। इन नताइज को कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव टिम कुक ने गैर मामूली करार दिया। चीन में आईफोन की फरोख्त मामूल से कहीं ज्यादा रही। तरक्की पजीर मार्केटों से मांग ज्यादा है क्योंकि वहाँ लोग पहली मर्तबा इन ब्रांड्स का तजर्बा हासिल कर रहे हैं। इसीलिए चीन और दीगर मार्केटों में नाकाबिले यकीन हद तक ज्यादा मांग है, जिसकी वजह से सेल्स और मुनाफे में इतना ज्यादा इजाफा देखने में आया है। लेकिन एप्पल की तमाम मसनूआत की मांग इतनी ज़्यादा नहीं। इन बड़े फ़ोनों की फ़रोख्त की वजह से आईपैड की फ़रोख्त में कमी वाक़ हुई है, जो कि पिछले साल के मुकाबले में 22% कम रही। कंपनी के मुनाफे का एक चीज़ पर इन्हिसार मुबस्सरीन के ख्याल में कंपनी की कमज़ोरी भी साबित हो सकता है। तमाम नज़रें एप्पल वॉच पर लगी हुई हैं, जिसको अप्रैल में जारी किया जाना है। इस घड़ी के गुज़िश्ता साल अमेरिका में इजरा ने लोगों में एक हिजान बर्पा कर दिया था। कंपनी की खूबसूरत मसनूआत की फ़रोख्त एक तारीखी सतह पर हैं। फराज हाशमी, BBC न्यूज़। इसराइल और लुबनान की सरहद पर इसराइली फ़ौज और हिज़्बुल्लाह के दरमियान झड़पों की इत्तलात मौसूल हो रही हैं। इसराइली फ़ौज का कहना है कि उसकी एक गाड़ी पर हमले में 4 फ़ौजी ज़ख्मी हो गए हैं और उसने जवाबी तौर पर सरहद के पार गोलाबारी की है।
दूसरी जंग अजीम की 70वीं बरसी के मौके पर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने शुमाली कोरिया के सदर किम जोंग अन को मॉस्को मदऊ किया है। क्रेमलिन का कहना है कि शुमाली कोरिया ने मॉस्को की दावत कबूल कर ली है। किम जोंग अन का ये पहला गैर मुल्की दौरा होगा। जापान के वजीर आजम शिंजो आबे ने जापानी शहरी केंजी गोटो को आइंदा 24 घंटे में कत्ल करने की धमकी वाले दौलत इस्लामिया के वीडियो को काबिल नफरत करार दिया है। वीडियो में आवाज के बारे में ख्याल है कि वो मख्फी केंजी गोटो की आवाज है। बीबीसी उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में आगे चलकर देखिएगा दुनिया के एक बड़े फिल्म अदाकार अमिताभ बच्चन की बीबीसी उर्दू के साथ एक खुसूसी गुफ्तगू। भाई साहब, रिश्ते में तो हम आपके बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह। बीबीसी उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। मैं हूं आलिया नाज की। अगर कोई एक अदाकार पिछली 4 दहाइयों से इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की पहचान बने हुए हैं तो वो यकीनन अमिताभ बच्चन हैं। बरसग़ीर के सबसे बड़े सुपरस्टार अमिताभ बच्चन आजकल अपनी नई फिल्म शमिताभ की रिलीज से पहले लंदन में हैं। हमारे साथी जीनो अली ने उनसे बात की और पहले उनसे उनकी इसी नई फिल्म के बारे में और इस फिल्म के डायरेक्टर आर बाल्की के साथ काम करने के बारे में पूछा। बाल्की जी ने हमेशा बहुत ही अलग किस्म की कहानियाँ बनाई। उनकी क्रिएटिव सेंसिबिलिटीज़ जो हैं वो बहुत ही ऊंचे दर्जे की है, मैं ऐसा मानता हूँ। नाक इधर पकड़ने से बजाय वो ऐसे पकड़ते हैं हाथ के सर के पीछे से। लेकिन चाहे वो चीनी कम हो, चाहे वो पा हो और अब चाहे शमिताभ हो, बहुत से लोग ऐसा समझते हैं कि ये जो टाइटल है फिल्म का शमिताभ, ये हम दोनों धनुष और हमारे नाम से ले करके इसे जोड़ा गया है सेंसेशन करने के लिए, पर ऐसा है नहीं। दरअसल जो कहानी का स्क्रीन प्ले है उसके मुताबिक ये टाइटल बना है और जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा। You've done it all in 40 years। तो मुझे बताइए कि what keeps you going? ये पैशन जो आपके अंदर अभी भी नज़र आता है, हम आपको देखते हैं, आप एक्टिंग कर रहे हैं, डांसिंग कर रहे हैं, टीवी कर रहे हैं, एड्स कर रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं, you're still at it, you're still going strong। ये पैशन कहाँ से आता है? अगर मुझे काम मिल रहा है और कुछ लोग मेरे साथ काम करना चाहते हैं तो मैं चाहूँगा कि मैं काम करता रहूँ। कई बार बहुत सारी परिस्थितियाँ होती हैं जिनकी वजह से हम लोग ऐसा सोचते हैं कि हमें काम करते रहना चाहिए। घर पे बैठते हैं तो बड़ा अजीब सा लगता है कि आज काम नहीं है कुछ। आपको ऐसा लगता है? जी, इनसिक्योरिटी, बिल्कुल बिल्कुल। हर रोज़ हम लोग ये सोचते हैं कि इनसिक्योर हो गए, काम होना चाहिए। तो बस यही है और कुछ काम आता नहीं है तो रात को सोने से पहले सोचते हैं कल क्या होगा, कैसे करेंगे। फिर दिन भर सोचते रहते हैं कैमरा जब चलेगा क्या करना होगा, ठीक हुआ कि नहीं हुआ। जाके उसे देखते हैं, डिस्कस करते हैं अपने डायरेक्टर के साथ बाद में कि ठीक हुआ कि नहीं हुआ, एक और मौका दीजिए, फिर से करेंगे इसको। इस तरह की बातें होती रहती हैं। आपकी शोहरत का तो लेवल ही कुछ और है, पर हमने देखा है कि जिन लोगों को शोहरत बहुत सारी मिलती है, बहुत सारी फेम मिलती है, अक्सर उसके साथ बहुत सारी टेम्पटेशंस भी होती हैं। कुछ गलत रास्ते भी लोग निकल जाते हैं, कुछ स्कैंडल्स बन जाते हैं, कुछ स्टोरीज़ लोगों के बारे में सुनने को मिलती है। और अक्सर हम देखते भी ऑन अ रेगुलर बेसिस के टैबलॉइड्स पेपर्स जो हैं वो कुछ ना कुछ लिख रहे होते हैं और कोई ना कोई चीज़ लिखी जा रही होती है और छपी जा रही होती है। अपने अरसे के करियर में इतनी फेम देखने के बाद किस तरह आपने अपने आप को उस तरह से कंपोज रखा? मुझे नहीं लगता कि ये कोई ताज्जुब की बात है जब आप किसी मुकाम पे पहुंचते हैं। और मैं ऐसा नहीं समझता हूं कि मैंने कोई मुकाम हासिल कर लिया है। मैं हमेशा सोचता हूं कि अभी भी बहुत कुछ काम करने को है। और ये तो दरिया दिली है लोगों की, उनका प्यार, उनका स्नेह मिलता रहता है और हम लोग उससे खुश रहते हैं। बाकी लोग अपना जीवन जो है, अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं इसके बारे में मैं नहीं कह सकता हूँ। मुझे लगता है कि मुझे अपनी ज़िंदगी इस तरह गुजारनी चाहिए और मैं कोशिश करता हूँ। हमसे भी गलतियाँ होती हैं और हमारे जीवन में भी बहुत गलतियाँ हुई हैं, लेकिन वो बार बार ना हो, उनको दोहराया ना जाए या उनसे अलग ही रहें तो एक सुकून रहता है मन के अंदर, एक तसल्ली रहती है। पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कल्चरल एक्सचेंज काफ़ी रहा है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। बहुत सारे आर्टिस्ट हमारे इंडिया जा गए हैं और इंडिया की ऑब्वियसली फिल्में और म्यूज़िक आज भी उतना ही पॉपुलर है पाकिस्तान में जितना पहले था। लेकिन साथ साथ उसके अंदर हमें ये भी नज़र आता है कि काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट भी रहा है ऑन अ पॉलिटिकल लेवल। लेकिन मेरा आपसे सवाल है, क्योंकि आप इतने सीनियर आर्टिस्ट हैं, मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो आर्ट्स और एंटरटेनमेंट है, आपको क्या लगता है कि ये दूरियाँ मिटा सकता है? कोशिश करते रहना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ।
हम दोनों की मुल्कों की ज़बान एक है, पड़ोसी हैं हम लोग। और हमारे यहाँ तो और आपके यहाँ भी ऐसा माना जाता है कि जो पड़ोसी होता है वो परिवार की तरह होता है। हमें अच्छा लगता है कि जब हम पाकिस्तान से लोग आते हैं यहाँ काम करने, हम आपका काम देखते हैं। आपके टेलीविज़न के ऊपर जो सीरियल्स हैं वो बहुत ही उम्दा हैं। और अभी यहाँ भारत में एक चैनल जो है वो डेडिकेटेड आपके टीवी सीरियल्स दिखा रहा है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही उम्दा। और मैं ऐसा मानता हूँ कि आपके जो टीवी सीरियल्स हैं वो जो हिंदुस्तान में बनते हैं वो बेहतर हैं हमसे। और कलाकार भी बहुत खूब हैं। मैं तो बहुत पुराने ज़माने की बात कर रहा हूँ, और उस समय जो सीरियल्स आते थे वो बहुत ही उम्दा थे, अभी भी बहुत अच्छे हैं। और मैं ऐसा मानता हूँ कि एंटरटेनमेंट है, संगीत है, खेल कूद के मैदान है, इन सब में हमें हिल मिल करके रहना चाहिए। यही जो है आगे चल करके बढ़ावा देते हैं। हमें तो कभी अंतर लगा नहीं। मैं पर्सनल बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी वालदा जो है वो लालपुर में पैदा हुई थी, जो कि अब इस्लामाबाद हो गया है। और उनकी शिक्षा दीक्षा और लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में हुई। मेरे जो नाना थे वो वहीं रहने वाले थे, कराची में वो प्रैक्टिस करते थे, वो बार एट लॉ थे। ओह रियली, ओके। तो हमें तो कभी कोई फ़र्क मालूम नहीं पड़ा। हाँ, ये सच है कि पॉलिटिकली बहुत सारे मतभेद होते रहते हैं और इन मतभेदों को ख़त्म करना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। अगर मैं आपको एक दो चीज़ें कहूँ कहने में आपकी आवाज़ में, मैं आपसे एक बात रिपीट करूँ, अगर आप वो मेरे साथ रिपीट करें, मैं ये टेस्ट करना चाहेंगे। तो मेरा इम्तिहान ले रहे हैं आप? इम्तिहान नहीं सर, ये एक थ्योरी है। मैंने समझा था कि मेरे इम्तिहान के दिन अब ख़त्म हो गए हैं। तैयार हैं सर आप? माँ, मैं मैट्रिक के एग्ज़ाम्स में पास हो गया। माँ, मैंने मैट्रिक की नहीं भाई साहब। माँ, मैं मैट्रिक के एग्ज़ाम में पास हो गया। माँ, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। रिश्ते सर मैं ये कहना नहीं चाहता हूँ क्योंकि बड़ा बदतमीजी हो। नहीं सर, आप कह सकते हैं, मुझे कह सकते हैं, मैं तैयार हूँ सुनने के लिए। अच्छा, मैं वहाँ नहीं कहता हूँ, मैं यहाँ कहीं नीचे कह देता हूँ। भाई साहब, रिश्ते में तो हम आपके बाप लगते हैं। नाम है शाहनशाह। अमिताभ बच्चन से डीनो अली बात कर रहे थे। इसके साथ ही सरबीन इख्तिताम को पहुंचा। प्रोग्राम में पेश होने वाले मौज़ूआत पर अगर आप अपने ख्यालात का इज़हार करना चाहें तो फेसबुक पर हमारा सफ़ा हाजिर है। आप हमारे ट्विटर हैंडल @BBC उर्दू के ज़रिए भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। कल का प्रोग्राम इरम अब्बासी पेश करेंगी। तब तक bbcurdu.com देखते रहिए। आलिया नाज़ की को इजाज़त दीजिए।